इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में तीन चीजें आती है। एक, हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब फिनिश गुड्स इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब WIP, in the form of materials or supplies to be consumed in production process, raw material, tools। ठीक है, देखिए चलिए, इसके लिए क्या बोलोगे? स्क्रैप नहीं हो सकती? ऑर्डिनरली प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है? प्रोड्यूस होता है तो ऑर्डिनरली सेल भी होता है, तो स्क्रैप भी आता है। जो पहला वाला हम लोगों ने लिखा उसके अंदर स्क्रैप भी आएगा। अभी थोड़ा इधर ही बैठो थोड़ी देर के लिए, लगेगी नहीं तो जोर की। नहीं नहीं, बच गए बच गए बच गए। चलिए, स्पेस के लिए हम लोगों ने AS10 के समय जो डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि अगर फिक्स एसेट है और 12 महीने के अंदर अंदर रिप्लेस होने वाला है तो वो इन्वेंट्री में आएगा। ठीक है, सो सर्टेन स्पेस विच आर नॉट स्पेसिफिक टू फिक्स एसेट, यानी PPE से रिलेटेड नहीं है, स्पेस है पर, तो वो तो यहाँ आएंगे ही। और फिर उसके अलावा वो जो रेगुलरली रिप्लेस होंगे वो भी यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जो रेगुलरली रिप्लेस नहीं होते हैं वो AS10 में जाएंगे। 12 महीने के ऊपर कंज्यूम होने वाले स्पेस AS10। इसके अलावा इंश्योरेंस स्पेस और स्टैंड बाई इक्विपमेंट ये AS10 के अंदर ही आते हैं। यानी आपने बस एक्स्ट्रा में स्पेस रख के रखे हैं, बाई चांस जरूरत पड़ी तो। इंश्योरेंस स्पेस नहीं, 10 में इंश्योरेंस स्पेस और स्टैंड बाई इक्विपमेंट दोनों AS10। क्या इस स्टैंडर्ड में कवर्ड नहीं है? WIP अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स AS7 में कवर्ड है। WIP अराइजिंग अंडर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। शेयर्स, डिबेंचर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड AS13 इन्वेस्टमेंट्स। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री ऑफ लाइव स्टॉक, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे जब मैं लाइव स्टॉक की बात करता हूँ तो इसके अंदर में वो बंदा जो एग्री पर्पस के लाइव स्टॉक बाई सेल करता है या फिर पेट शॉप, कोई भी कवर्ड नहीं है। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल ऑयल्स, ओर्स, गैसेस टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड एट NRV। इन सभी का मेजरमेंट NRV पे होता है, यानी फेयर वैल्यू मेजरमेंट है इन सबको। ठीक है, हाँ हाँ, क्या क्या बोलो बस। AS10 में एक था बायोलॉजिकल एसिड्स, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर नहीं थे, बाकी सब थे। पर वो जिनके लिए इन्वेंट्री है, जैसे पेट शॉप के लिए उनके पास जो डॉग्स कैट्स पड़े हैं वो PPE है क्या? इन्वेंट्री है, तो उनको AS2 नहीं लगता। उनको कोई स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। NRV बोल दिया उन्होंने, यहाँ पे लिखा है कि वो NRV मेजरमेंट कर सकते हैं। इंडेस में तो स्टैंडर्ड है ना, बायोलॉजिकल एसिड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर भी है, और इंडेस 2 कवर भी करता है लाइव स्टॉक को, नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, बाकी की कवर करता है। वैसा है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है बड़े, हाँ, इन सब में ध्यान रखो जो सबसे फर्स्ट एक्टिविटी होल्डर है ना, वो NRV मेजरमेंट करेगा। मतलब जैसे किसान हो गया, अब किसान से खरीदने वाला होलसेलर, उसको AS2 लगेगा। यहाँ किसके लिए बोला है? एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एंड मिनरल ऑयल्स गैसेस टू द एक्सटेंट दे आर मेजर्ड इन NRV। यहाँ पे सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात हो रही है, यानी एक्चुअली वो प्रोड्यूस होना चाहिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की बात हो रही है। यहाँ प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री है, ये ध्यान रखो। तो जो सबसे पहला बंदा है उसको आपने एग्जेम्प्ट किया है। इस चेन में आगे के लोग कोई भी एग्जेम्प्ट नहीं है। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटेड अंडर AS2? काउस, वही तो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन है?
वो बोलोगे तो आएगा। देखो जनरली जो पेट शॉप्स रहते हैं ना, ब्रीडिंग वही लोग करवाते हैं जनरली, वैसे। अब वो जो आप बोल रहे हो ना, वो जनरली सेकंड मार्केट में होता है। वो सेकंड मार्केट कैसा रहता है, जैसे आपके पास कोई डॉग है, तो आपके डॉग को बेबीज हुए, तो जनरली आप पेट शॉप को सेल नहीं करते, आप ओपन मार्केट में सेल कर देते हो। बाई चांस आपने उनको पेट शॉप वालों को सेल किया, फिर तो है ही, फिर तो उनको AS2 लगेगा ही, फिर लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर काउंटेड अंडर AS2? काउस, गोल्ड मिनरल रिजर्व्स, WIP कंस्ट्रक्शन, मैच्योरिंग वाइन। एग्जामिशन में नहीं है। क्लोथिंग, लंबर। यस, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये प्रोड्यूसर नहीं है। ठीक है। अमित रेंट सम ऑफ इट्स इक्विपमेंट्स, विल इट बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री? नहीं, इक्विपमेंट जो रेंट पे देते हैं वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेलेबल नहीं है, सिर्फ रेंटेड आउट है। ठीक है, चलो। यहाँ पे एग्जाम्प्ट है ना नीचे, मिनरल ऑयल्स, ओर्स। चलिए, नाइट लिमिटेड सेल्स बियर टू द कस्टमर्स, सम ऑफ द कस्टमर्स कंज्यूम द बियर इन द बार्स रन बाय नाइट लिमिटेड, while leaving the bar consumers leave empty bottles in the bar and take possession of the bottles. Company has laid down detailed internal record and are sold by the company by calling tenders. इन्वेंट्री है, ठीक है ना, स्क्रैप है, बराबर है। अब वहां देखो, वहां आपको 2 पॉइंट पूछे हुए हैं, आपको उसके बेसिस पे आंसर देना है। डिसाइड वेदर द स्टॉक इज एन एसेट ऑफ द कंपनी। नहीं, इन्वेंट्री तो एसेट होता ही है, इन्वेंट्री भी तो एसेट है। एसेट क्या होता है? हर वो चीज़ जिसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे लिखना है हर वो चीज़ जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो एसेट है। स्क्रैप को उसको सेल करके पैसा मिलने वाला है, तो एसेट तो है, क्लियर है। इफ सो, whether empty bottles existing on the date of balance sheet is to be considered as inventory of the company। यहाँ पे आप AS2 के बारे में बोलोगे, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में सेल होता है इसीलिए है AS2 में। और टू बी ट्रीटेड एज स्क्रैप एंड शोन एट रियलाइजेबल वैल्यू विद करस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू अदर इनकम। तो दूसरा पार्ट तो गलत है ही, AS2 के हिसाब से दिखाओगे। स्क्रैप आता है सर, वही तो बोला, आएगा ना। मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट के हिसाब से आंसर दोगे, सेकंड पार्ट के हिसाब से नहीं दोगे। क्या पूछ रहे हो, AS2 में कवर करोगे या अदर इनकम में दिखाओगे, ऐसा पूछ रहा है ना। तो अपन बोल रहे हैं अपन AS2 में दिखाएंगे, अदर इनकम नहीं दिखाएंगे। सर इन्वेंट्री है ना, एसेट है, वैल्यूएशन होगा, इनकम कैसे हुआ? जब बिकेगा तब इनकम होगा ना। सर यहाँ तो अपन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कर रहे हैं ना। देखो, हाँ, देखो सर क्या हो रहा है यहाँ पे, आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हो। इन्वेंट्री जब तक बिकी नहीं तब तक के कहाँ दिखाओगे, और इन्वेंट्री बिक गई उसके बाद तो इनकम ही है, उसके बाद कौन मना कर रहा है आपको। अभी आपके पास जब स्क्रैप पड़ा है तो इनकम हो गई क्या? नहीं हुई, जब बेचोगे तब होगी ना। यहाँ पे वो बोल रहा है अभी इनकम दिखाओ, बिकने का है अभी इनकम दिखा दो, वो गलत है ना। बड़े, चलो। और वैसे स्क्रैप का ट्रीटमेंट AS के अंदर इनकम का नहीं है, कॉस्ट में से डिडक्शन का है। आप इनकम ट्रीट भी कहाँ करते हो? ठीक है, चलो। मटेरियल इशूड ऑन लोन टू बी क्लासिफाइड एज इन्वेंट्री। अब ये लाइन को अच्छे से समझ लेना, वो ये नहीं बोल रहा आपको कि आपने किसी को इन्वेंट्री उधारी पे दी है। वो ये बोल रहा है उधार लेने के लिए किसी को सिक्योरिटी के तौर पे मटेरियल दिया है। ठीक है, तो बताओ ये इन्वेंट्री होगा क्या? वो तो सेंट ऑन अप्रूवल होता है, इन्वेंट्री सेंट ऑन अप्रूवल, वो नहीं बोल रहा मैं। आपने क्या किया, आपने अपनी इन्वेंट्री, जैसे सपोज करो किसी सोने वाले, किसी ज्वेलर की बात करो, लोन लेने के लिए उसने अपना गोल्ड प्लेज कर दिया, हाइपोथिकेट नहीं बोल रहा, सामने वाले को दे ही दिया कि बोला जब मैं लोन लौटाऊंगा तब तुम मुझे मेरा गोल्ड लौटा देना। पॉइंट समझे? तो अब ऐसे में उसके पास जो ये पैसा पड़ा है, सॉरी जो इन्वेंट्री है जो उसने सामने वाले को दे दिया, अपने बुक से डी रिकॉग्नाइज करेगा कि रहने देगा? डी रिकॉग्नाइज करेगा।
इन्वेंट्री पहले तो बुक से हटेगी क्या, पहले तो ये बताओ। क्यों? तो जैसे सपोज करो आप किसी को जमीन सिक्योरिटी के पे देते हो उधार लेने के लिए, तो जमीन डी रिकॉग्नाइज कर देते हो क्या? अरे पर मैम गोल्ड का बिजनेस है, बात सही है, पर गोल्ड आपने सेल कर दिया क्या सामने वाले को? एज ए सिक्योरिटी दिया है, तो सिक्योरिटी थोड़ी डी रिकॉग्नाइज होती है। सिक्योरिटी कैसे हटाओगे? पॉइंट समझे क्या? बढ़ू आगे। चलो, तो ये अपने बुक्स में तो रहेगा, पर अब बताओ इन्वेंट्री एस टू में कवर होगा क्या? वो सोचने वाली बात है। इन्वेंट्री दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं? दिखाना चाहिए, क्यों? पर ये ऑर्डिनरली सेलेबल है क्या? डेफिनेशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब ये एस टू में नहीं आएगा, ये लोन्स एंड एडवांसेस में पड़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो इससे पहले वो जो बियर वाला एग्जांपल था वो मार्क करो, 2.5 मार्क करो, ये एग्जाम्स में आया है। टू बी शोन अंडर द हेड ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस। इन्वेंट्री से तो हटेगा। 2.5, Sun Limited fabricated special equipment during 1415 as per the drawings and designs supplied by the customer. Due to liquidity crunch, customer has requested the company for postponement in delivery schedule and requested company to withhold the delivery of finished products and discontinue the production of balance items. As a result of above, the details of customer balance and goods held by the company as WIP and finished goods are as under. तो सामने वाले ने डिलीवरी पोस्टपोन करने बोला है, WIP फिनिश गुड्स और डेटर्स आपके बुक्स में दिख रहे हैं। पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप अगेंस्ट द कस्टमर इज फाइल्ड। अब क्या करना है इन सब का ये बताओ। ऑर्डिनरली सेलेबल अब नहीं हुआ, पर देखिए जब आप जॉब वर्कर पे कोई चीज़ बनाते तो आप बना तो ऑर्डिनरली सेल के लिए रहे थे, तो थी तो इन्वेंट्री। जॉब वर्कर के लिए नहीं तो आप बोलोगे ये सब इन्वेंट्री नहीं होगी, ऐसा नहीं होता ना, इन्वेंट्री है। पर करे क्या अब इसका? अब तो नहीं हो सकता सेल, तो आप करें क्या इसका? हाँ, मतलब स्क्रैप करके ख़त्म करो। आप इम्पेयर नहीं कर सकते ना, इम्पेयरमेंट लगेगा नहीं इसको। ठीक है, तो आप इसको स्क्रैप ट्रीट करोगे। वो तो ये दोनों के लिए हुआ, डेटर्स के लिए क्या करें? बैड डेट्स। ठीक है, तो एग्जाम में 2 पार्ट में आंसर दे देंगे। Wholesale trader of grains claims that he will measure his stock at fair value as AS does not apply to him. होगा अप्लाई। ठीक है। The main object of the company is to undertake plantation activity, rising of teak, other forestry operations. It takes 10 to 12 years for the teak to grow. In order to carry out plantation activities till the full growth of the tree is ready for sale, company will be incurring expenditure on maintaining them as also paying lease rent to the owners of the land. Company decided to treat all these costs of planting, its subsequent maintenance, lease rent, etc. as a capital expenditure. तो एक तो प्लांटेशन एक्टिविटीज़ वगैरह है, आपका टीक ग्रो करने का काम है, 10 से 12 साल लगते हैं। आपने इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है पूरी एक्टिविटी को, और वो झाड़ को बेचने से जो पैसे आएंगे उसको कैपिटल रिसीट्स ट्रीट किया है। इज द ट्रीटमेंट करेक्ट? गलत क्यों? फिर क्या करना चाहिए? इन्वेंट्री मानना चाहिए, एस टू लगेगा। प्रोड्यूसर्स इन्वेंट्री है। ठीक है, आपका फर्स्ट पार्ट सही है कि हाँ इसको इन्वेंट्री मानना चाहिए, पर दूसरे पार्ट आप ये भी लिखोगे दे विल मेजर इट एट एनआरवी, क्योंकि एस टू नहीं लगता इनको। ठीक है, चलो चलिए ना, व्हाट डू यू मीन बाय हाउ डू यू मेजर द इन्वेंट्री? इन्वेंट्री का मेजरमेंट होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। तो पहले कॉस्ट समझ लेते हैं, फिर एनआरवी पे आएंगे। कॉस्ट में आता है एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज, जिसमें आता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, पर जो रिकवरेबल ड्यूटीज है वो नहीं लेते। फ्रेट इनवर्ड्स आता है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट अगर कोई है तो वो सारे के सारे इंक्लूड करते हैं। ठीक है,
कन्वर्जन कॉस्ट में सारे के सारे लेबर कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड लेते हैं। अब सिर्फ एक फिक्स्ड ओवरहेड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारे लिए नया है, वो समझ लेते हैं। देखिए पेज नंबर 6 के ऊपर एक ऐसा डायग्राम बना हुआ है। फिक्स्ड ओवरहेड्स के लिए देखिए आप लोगों को कुछ कैपेसिटीज बताई गई थी, जैसे कि एक तो होता है प्रैक्टिकल कैपेसिटी, एक होता है थियोरेटिकल कैपेसिटी, एक होता है नॉर्मल कैपेसिटी और एक होता है एक्चुअल कैपेसिटी। पता है क्या आप लोगों को ये सब? थियोरेटिकल कैपेसिटी क्या होता है? मशीन, करेक्ट, मशीन जो क्लेम कर रही है कि भाई हम इतना टन प्रोडक्शन कर सकते हैं, बराबर, वो हो गया थियोरेटिकल। प्रैक्टिकल क्या हो गया? जितना वो मशीन प्रैक्टिकली प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि आपने तो क्लेम किया 10,000, अरे पर मशीन कंटिन्यूस थोड़ी रन होगी, मेंटेनेंस लगेगा, कोई क्लीनिंग वगैरह लगेगी। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटीज वो एक्चुअली आप प्रैक्टिकली आप कितना प्रोड्यूस करोगे आफ्टर कटिंग और लीव्स वगैरह। नॉर्मल कैपेसिटी पता है? नहीं, वो प्रैक्टिकल हो गया सर। नॉर्मल मतलब आप कितना बेच सकते हो, मार्केट डिमांड कितनी है। अभी जैसे 8,000 टन प्रैक्टिकली बन सकता है, पर डिमांड 6,000 टन की है, तो मैं 6,000 टन बनाऊंगा। पॉइंट समझा? तो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पे कभी भी फिक्स्ड ओवरहेड का एलोकेशन होना चाहिए, बाकी दोनों से कोई लेना देना नहीं है। जितना प्रोड्यूस होना चाहिए फिक्स कॉस्ट का एलोकेशन उतने यूनिट्स पे होना चाहिए। अब सपोज करो आपने एक्चुअल प्रोडक्शन उससे भी कम किया, तो उसका कोई रीजन? आपने एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल से भी कम किया, सेल कम नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर नॉर्मल कैपेसिटी बदल जाएगी। डिमांड कम थी तो नॉर्मल कैपेसिटी बदल गई। ठीक है, लेबर स्ट्राइक हो सकता है, मशीन ब्रेकडाउन हो सकता है, जो भी रीजन बोलोगे सब एबनॉर्मल रीजन है। तो एबनॉर्मल रीजन से हम लोग फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट एलोकेशन चेंज कर दें, ये लॉजिकल है। तो बोलते कि नहीं, नॉर्मल कैपेसिटी पे डिवाइड होना चाहिए। यहाँ तक के समझा? तो देखो पहला केस वहां पे आपको दिया 1 लाख का फिक्स ओवरहेड है, 10,000 टन की नॉर्मल कैपेसिटी है, 10,000 यूनिट्स। इस बार आपने 3,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ठीक है? तो बताइए हम कितना कॉस्ट एलोकेट करेंगे पर यूनिट टू इन्वेंट्री? 10,000, 1 लाख यूनिट्स का फिक्स ओवरहेड है, 10,000 की नॉर्मल कैपेसिटी है, आपने एक्चुअली 3,000 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए, तो कॉस्ट यानी 3,000 यूनिट्स पे एलोकेट करें क्या? अरे पर नॉर्मली तो 10,000 बन सकते थे। नॉर्मल है ना, 10,000 पे ही करेंगे। पॉइंट समझ में आया? अब एक स्पेशल केस देखो, अगर आपने 12,000 यूनिट्स एक्चुअली बना दिए तो। अब अगर मैं 10,000 पे कर दूं तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा, यानी नोशनल कॉस्ट। एएस में नोशनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो अब आपने एक्चुअल पे करना चाहिए, तो इससे एक फॉर्मूला बन जाता है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख लो, फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय नॉर्मल कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी विच एवर इज हायर। लिख लीजिए। ठीक है, बड़े व्हाट कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड? किसी भी तरह के एबनॉर्मल कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है, स्टोरेज कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है, अनलेस इट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी सिर्फ डब्ल्यू की बात कर रहा है वो। ठीक है, अभी जैसे सपोज कीजिए ये जो मेडिसिनल कंपनीज है, ये जो भी मेडिसिन बनाती है, दे आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, तो बन गई मेडिसिन, कोल्ड स्टोरेज में रख के रखे हैं, तो वो कोल्ड स्टोरेज का कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा रहता है। उसे इन्वेंट्री में इंक्लूड करें या नहीं करें? इन्वेंट्री कॉस्ट में करना चाहिए, क्यों? नहीं, बताओ ना क्यों? उसके बिना सिर्फ खराब हो जाएंगे ना, क्या उसको बनाने के लिए वो ज़रूरी है?
नहीं, तो प्रोडक्ट तो सेलेबल है, रेडी टू यूज है, रेडी टू सेल है। ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर में आपको स्टोरेज कॉस्ट अलाउड नहीं है कैपिटलाइज करना। ठीक है, सपोज करो वो एंड तक के स्टोर्ड ही पड़ा है, एक पॉइंट पे वो पूरा का पूरा खराब हो ही गया, अरे तो आपका कैपिटलाइजेशन पूरा वेस्ट हो गया ना। इलॉजिकल है, इसीलिए नहीं करते। बट सपोज ये जो आप बोलते हो 1 ईयर ओल्ड वाइन, 2 ईयर ओल्ड वाइन, बासमती 1 ईयर ओल्ड, यहाँ तो स्टोर करना ही पड़ेगा, यहाँ प्रोडक्शन फेज है। पॉइंट समझा? तो सिर्फ डब्ल्यू के केस में जो स्टोरेज कॉस्ट है आप कैपिटलाइज कर सकते हो, वो भी अगर ज़रूरी है तो। मतलब ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमारे पास पैसे नहीं थे, कैश क्रंच आया, हमने डब्ल्यू पे काम रोक दिया, अब स्टोरेज कॉस्ट लगते जा रहा है, यू कैन नॉट कैपिटलाइज इट, इलॉजिकल है। जहाँ ज़रूरी है वहाँ कैपिटलाइज कीजिए। क्लियर है? चलिए, एडमिन ओवरहेड्स ये सब इंक्लूड नहीं करेंगे अनलेस एडमिन इज नेसेसरी टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये सब इंक्लूड नहीं करना है। चलिए नीचे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री? लेबर कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यस, प्रोडक्शन ओवरहेड है, प्रोडक्शन रिलेटेड है। सैलरी ऑफ पेरोल डायरेक्टर, नहीं, एडमिन कॉस्ट है। रिवर्क कॉस्ट इनकर्ड, क्यों? ये एबनॉर्मल कॉस्ट है। रेंट ऑफ फैक्ट्री, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ मशीन, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री फॉर ऑटोमोबाइल शोरूम? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, नहीं। ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन शोरूम टू अनदर, नो। ये कैरेज इनवर्ड है क्या? आउटवर्ड है, ठीक है ना, एक शोरूम से दूसरे शोरूम जा रहा है, फैक्ट्री से शोरूम में आ रहा है तो मैं अलाउ करता है। समझे? सेफ्टी मटेरियल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, यस। रेंट ऑफ शोरूम, नहीं, ठीक है। Company deals in purchase and sale of timber and has included notional interest charges calculated on share capital and free reserves. बोलो, कर सकते हैं क्या? नो, एक्चुअल भी नहीं कर सकते। फाइनेंस कॉस्ट इंडिया 16, सॉरी इंडिया AS 16 अलाउ करेगा तो ठीक, नहीं तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, चलिए। ठीक है, फैंसी टेरी टॉवल्स वैल्यूड एट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री एट फिनिश गुड्स एट NRV इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट्स एंड एक्सपोर्ट कैश इंसेंटिव्स, सही है गलत है? हाँ, प्रॉफिट इंक्लूड कर सकते हैं, प्रॉफिट, हाँ, तो प्रॉफिट इंक्लूड कर सकते क्या मैम? नहीं ना, प्रॉफिट इंसेंटिव्स नहीं कर सकते। ठीक है, फर्म कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिसीव्ड एंड द गुड्स आर पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट बट ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज येट टू बी ट्रांसफर्ड। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है क्या? वही वही क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो इन्वेंट्री में तो लेंगे, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं होगा, पर आप वो प्रॉफिट वॉफिट नहीं दिखा सकते। ठीक है, 12। अब ये क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा सा चेंज कराऊंगा, उसमें आंसर गलत प्रिंटेड है, पढ़ लो एक बार। ए लिमिटेड परचेज्ड 1 लाख metric ton of raw material and introduced in production process to get 85,000 metric ton of output. Normal wastage is 5%, यानी नॉर्मली आपको आउटपुट कितना मिलना चाहिए था? 95,000, और एक्चुअली आपको कितना मिला? 85,000। मतलब ये 10,000 क्या है? एबनॉर्मल वेस्टेज। तो जब मुझे कॉस्ट एलोकेशन करना है, पर यूनिट कॉस्ट एलोकेशन किस पे करें? डिवाइड बाय 95,000 या डिवाइड बाय 85,000? 95,000। तो अब जैसे आपने 1 लाख मेट्रिक टन 100 में खरीदा तो रॉ मटेरियल हो गया 1 करोड़ का, फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट लगा, वेरिएबल ओवरहेड लगा, फिक्स ओवरहेड लगा, इनको किससे डिवाइड करना है? 85, 95? क्यों 85 पे क्यों? इन्होंने इनपुट पे काम किया कि आउटपुट पे काम किया? फिर काम तो इन्होंने भी इनपुट पे किया, तो डिवाइड तो इनका भी 95 पे ही होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है? अब वो फिक्स कॉस्ट में लिखा है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 4625, वो माइनस कर देंगे, तो बोलो कितना हो गया फिक्स ओवरहेड? ठीक है,
तो आंसर को चेंज करते हुए चलिए, पहले ये सब ऐड हो जाएंगे। और कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए वो ऊपर वाले कॉस्ट को सिंपली डिवाइड कर देंगे 95,000 यूनिट से। तो देखिए कितना आ रहा है आंसर। हाँ हाँ हाँ, वहाँ जो दिया वो गलत है, पूरा चेंज करना है उसको। ठीक है, चलिए। ऑफ द अबव 80,000 metric ton was sold during the year and remaining 5,000 metric ton remained in closing stock. Due to fall in demand in the market, selling price for the finished goods has reduced to 105. बस एक एनआरबी कॉन्सेप्ट दे दिया उन्होंने, 105 पे वैल्यूएशन होगा, तो उसके आगे का आंसर सही है, बस इनिशियल कैलकुलेशंस गलत है। ठीक है बड़े, चलिए अगला देखिए। 14 देखिए, 14। In the production process, normal wastage is 5%. 5,000 metric ton of input were put in process, resulting in wastage of 300 MT. तो होना कितना चाहिए था? 250 होना चाहिए था, हो गया 300। तो 4,750 का आउटपुट आना चाहिए था। नॉर्मल आउटपुट 4,750। Cost per metric of input is 1,000. Entire quantity of waste is on stock at year end. तो आपको वैल्यू बताना है, तो अब बताओ डिवाइड कितने से करेंगे? 4750। तो 1,000, वहाँ भी आंसर आपको चेंज करना है। 1,000 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय 4750। अभी इतने सालों से ये दोनों क्वेश्चन ऐसे ही चल रहे थे। लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट आरटीपी में इंस्टीट्यूट ने इसका आंसर चेंज किया, आपके मॉड्यूल में अभी तक चेंज नहीं हुए आंसर्स। आरटीपी में इसका करेक्ट आंसर आया था वैसे। ठीक है बड़े। 15 नंबर देखिए। अनिल फार्मा ऑर्डर्ड 16,000 kg ऑफ मटेरियल एट 160 पर यूनिट। परचेज इंक्लूड्स जीएसटी कर देना उसे, 10 रुपीज़ पर केजी, फॉर विच फुल क्रेडिट इज एडमिसिबल। तो क्या करना है? नहीं लेंगे। अब क्या करना है, मतलब 160 में से 10 माइनस करना है कि 160 के अलावा 10 लेना नहीं है? मतलब वो उसमें इंक्लूडेड है, तो वर्डिंग्स हमेशा ध्यान से पढ़ना। उसमें 10 इंक्लूडेड है, माइनस कर देंगे। फ्रेट इनकर्ड 140 160, लेना है नहीं लेना है? लेना है। नॉर्मल ट्रांजिट लॉसेस 2%, यानी नॉर्मली कितना आउटपुट मिलना चाहिए? 15,680। एक्चुअली रिसीव 15,500, किससे डिवाइड करेंगे? 15,680। चलिए टोटल कॉस्ट निकाल लीजिए पहले तो, और पर यूनिट कॉस्ट बताइए।
बढ़ूं? क्या वो आया नहीं क्या? ठीक है। अब एंड कंज्यूम 13,600 kg ऑफ मटेरियल, तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है? 1900। तो वैल्यूएशन 1900 पे होगा, ठीक है। 162 नीचे दिया है 1900 के बेसिस पे। अब उन्होंने एबनॉर्मल लॉस का भी कॉस्ट पूछा है, तो एबनॉर्मल यूनिट्स कितने? 180, उसको भी 162 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नहीं, ये सब तो बहुत टाइम हो गया, अब नहीं आ रहा है। वो मैंने एक सोलर पैनल वाला मार्क कराया, वो आया था, वो बियर लिमिटेड वाला, वो वाला आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखिए। जेड लिमिटेड ऑर्डर्ड, अब ये आरटीपी में बहुत बार आता है, 13,000 kg ऑफ मटेरियल एट 90, द परचेज प्राइस इंक्लूड्स, उसको जीएसटी करना, ₹5 इन रेस्पेक्ट ऑफ विच फुल क्रेडिट इज एडमिसिबल। क्या करेंगे? नहीं नहीं। फर्दर स्टेट वैट लेविएबल एट 2.5 पर केजी ऑन परचेज प्राइस। अब वो, हाँ अब रिफंड के लिए कुछ बोला नहीं है तो ऐड कर दो। फ्रेट इनकर्ड अमाउंटेड टू 30,000, ऐड करेंगे। नॉर्मल ट्रांजिट लॉस 4%, तो सेम एज अर्लियर क्वेश्चन है, इसलिए मैं अभी सॉल्व नहीं करा रहा। कंपनी एक्चुअली रिसीव 12,400, कंज्यूम 10,000। कंपनी हैज रिसीव ट्रेड डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट नोट ऑफ ₹1 पर केजी। क्या करना है? माइनस करना है। केमिकल वॉज डिलीवर्ड इन कंटेनर्स, कंटेनर्स आर नॉन रीयूजेबल हेंस सोल्ड फॉर 500। क्या करना है? करना क्या है? इसी कॉस्ट में से डिडक्ट होगा ₹500 भी, ठीक है। एडमिन एक्सपेंस टू ब्रिंग द केमिकल टू प्रेजेंट लोकेशन इज 10,000। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। प्रेजेंट लोकेशन लाने के लिए ना, फिर ऐड करेंगे। प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के लिए हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर ही माइनस कर दिया ना, देखो परचेज प्राइस में 90 माइनस 1, ठीक है। अगला देखिए, हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन काट दीजिए। चलिए 18th वाला क्वेश्चन देखिए, क्या हो गया? क्या हुआ, गड़बड़ है क्या कुछ? वैट का एडजस्टमेंट उन्होंने अज्यूम किया है कि सेंड क्रेडिट इज एडमिसिबल, तो लिया नहीं उन्होंने, ठीक है। तो अब वो अजम्पशन पे है। अब उस समय ये क्वेश्चन तब का है, तब वो वैट और ये दोनों रहते थे ना, एक्साइड ड्यूटी। अब अगर स्टेट वैट अलग से लग रहा है तो उसका क्रेडिट तो वैसे भी नहीं मिलता, तो खत्म हो गया, तो ऐड ही करना है। तो आगे बढ़ते हैं। एनआरवी मेजरमेंट क्या होता है? एनआरवी का वैल्यू, एनआरवी पीछे में है आपका, मैं उसको आपको शॉर्ट में लिखवा भी देता हूँ। एनआरवी इज एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अब जो आप कंप्लीटेड गुड्स रहते हैं उन्हीं को बेचते हो, तो इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या होगा? पॉइंट समझा? अगर मैं पूरा कॉस्ट माइनस कर दूंगा तब तो प्रॉफिट हो गया, एनआरवी थोड़ी हुआ। फर्दर प्रोसेस करने के लिए कॉस्ट, तो क्या वो कॉस्ट का पार्ट नहीं है? सपोज करो कि डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू बेचोगे क्या? नहीं, मुझे फिनिश गुड्स का एनआरवी चाहिए। फिनिश गुड्स फिनिश्ड है या नहीं है? हाँ, अब उसमें ये तो फिनिश गुड्स के लिए ही बात कर रहा है ना। मेजरमेंट किसका कर रहे हो आप? एनआरवी का, फिनिश गुड्स का। तो फिनिश गुड्स में एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पॉइंट समझ रहे हो? यहाँ बेसिकली वो रिवर्क कॉस्ट की बात कर रहा है। बाई चांस कोई प्रोडक्ट खराब हो गया, तो अब बेचना है तो रिवर्क करना पड़ेगा। तो रिवर्क का कॉस्ट आप ओरिजिनल कॉस्ट में तो इंक्लूड नहीं कर सकते, पर एनआरवी वैल्यू करते समय डिडक्ट करोगे, ठीक है। एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल, यहाँ पे वो सेलिंग एक्सपेंस की बात कर रहा है। मतलब ये दो कॉस्ट आप कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हो, पर एनआरवी वैल्यूएशन के समय माइनस जरूर करते हो। समझ गए? इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, वही वही वहीं पे, नहीं वही है ना? नहीं नहीं, अच्छा आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो कि वो लिखना आपको कहाँ वो ढूंढ रहे हो? हाँ वही तो दिखा रहा था, एक और पेज पीछे जाइए।
हाँ वो देखिए वहां पे। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द कंपनी इज 2,84,700. The items were included in cost totals. 400 coats cost 80 each, normally sold for 150. Owing to defect, they are to be sold at 50% of selling price. यानी कितने में बेचना पड़ेगा? हाँ नहीं, 75. Selling expense of 5% of proceeds. तो कॉस्ट कितना होगा? कॉस्ट कॉस्ट 80 और एनआरवी 71.25. तो वैल्यूएशन कितने पे होगा? 71.25. अगला देखें, 800 skirts which had cost 20 each, they too were found defective. Remedial work cost 5 per skirt. Selling expense of the batch 800. They were sold for 28. कॉस्ट कितना होगा? ठीक है, उसमें वो 5 रुपए और 800 रुपए ऐड करोगे क्या कॉस्ट में? ठीक है ना, ये सब कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। अब एनआरवी लेते समय सेलिंग प्राइस कितना लोगे? 28। 5 रुपए क्या करना है? और वो 800। हाँ, 1 रुपया माइनस करेंगे, कितना हो गया एनआरवी? 22। ठीक है, तो वैल्यूएशन कितने पे होगा इन्वेंट्री का? 20 पे। यहां तक समझ गए? अब आपकी वो इन्वेंट्री का टोटल निकालो तो। आपने ये जो दो निकाला, इन दोनों का टोटल निकालो। और ऊपर इन्वेंट्री की वैल्यू 284,700 दी है। अब आपने इतना तो रिड्यूस किया नहीं, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री में और भी आइटम्स इंक्लूडेड होगी। और क्वेश्चन आपको एंड में मांग रहा है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर ES2। तो सिर्फ ये दो निकाल के आंसर नहीं छोड़ सकते ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, आपने कितने से इस इन्वेंट्री की वैल्यू को कम किया, उतना ऊपर इन्वेंट्री वैल्यू से रिड्यूस कर दो। ऊपर सब कुछ कॉस्ट पे होगा, एनआरवी पे कुछ होगा ही नहीं। तो अब आप उसमें से एनआरवी वैल्यू जो भी निकालनी थी वो रिड्यूस कर दो। बोलो सर क्या हुआ? हाँ, 3,500 रिड्यूस करना। आपका जो 400 कोट्स है, सिर्फ उसकी वैल्यू कम की आपने, स्कर्ट्स की तो की नहीं। तो वो जो कोट्स है उनकी वैल्यू 80 पे थी कॉस्ट, आपने 71.25 कर दिया, तो कितना रिड्यूस किया? ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क करो, ये तीसरा क्वेश्चन है जो आता है बहुत बार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बीच के काट दीजिए क्वेश्चंस। अमित परचेज गुड्स वर्थ 1 लाख एंड सेल्स देम एट 10% प्रॉफिट। कंपनी फोर्स्ड हिम टू सेल एट 25% बिलो कॉस्ट and accordingly gave him free goods to cover the loss. What is the cost of free goods? वो free goods की cost कितनी है बताइए? आपने कितने की इन्वेंट्री खरीदी, कितने में बेचने का प्लान था, और कितने में बेचा? बदले में क्या हुआ? फ्री गुड्स मिले। 35,000 कवर करने के फ्री गुड्स मिल गए, पर क्या वो आपके लिए फ्री है? आपके जेब से पैसे कितने लगे? हो गया ना, आंसर आ गया। अच्छा सर मैम, लॉस कहाँ हुआ? वो तो अभी ये 25,000 के गुड्स बेचोगे, प्रॉफिट कमा लोगे। ये फ्री गुड्स की वैल्यू कितनी है? 25,000।
बस देखिए सर, आपके पास इन्वेंट्री आपने खरीदी 1 लाख की, प्लान था 1,10 में बेचोगे, पर कंपनी ने बोला 75 में ही बेच दो। सप्लायर आपका, अब उसने उसके बदले में आपको फ्री गुड्स दे दिए, पर वो आपके लिए फ्री थे क्या? हाँ, मिथ के लिए नहीं है ना फ्री। कवर तो कर रहा है, पर आपके जेब से पैसा कितना लगा उस फ्री गुड्स के लिए? 25,000 ही लगा आपकी जेब से। क्लियर है ना? डाउट है क्या मैम? नहीं ना। 25,000 रुपये वैल्यू करेंगे, समझ गए? बस वही आंसर देना है वहाँ पे। चलिए 22 काट दीजिए। 23 एक सिर्फ समझने के लिए सॉल्व कर लीजिए, बाकी एग्जाम पॉइंट से नहीं। कैप प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैज एन एनुअल कैपेसिटी ऑफ 40,000, प्रोडक्शन ओवरहेड्स for the year estimated to be 3,20,000, whereas total variable overhead incurred is 6,90,000। अब प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं है, पर बाकी का टोटल वेरिएबल है, मतलब ये फिक्स्ड होगा। ठीक है। एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंस 2 लाख एंड 1,80,000, ये दोनों कॉस्ट में ऐड होंगे क्या? नहीं। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर आर 6,000 यूनिट्स इन स्टॉक, फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री गिवन दैट द फैक्ट्री रिमेन्स क्लोज्ड फॉर 1 मंथ फॉर नॉन रिसीट ऑफ ऑर्डर्स विच इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस। नॉर्मल है। अब ऊपर आपको 40,000 एनुअल कैपेसिटी बोला है, मतलब वो 12 महीने की कैपेसिटी है या 11 महीने की कैपेसिटी है? ये 12 महीने की कैपेसिटी दी है आपको, इसमें से ऑर्डर 11 महीने का आएगा। अरे एनुअल कैपेसिटी बोल रहा है ना, एनुअल मतलब 12 महीने है। नॉर्मल कैपेसिटी लिखता ना अगर आप वैसा बोलते तो। ठीक है। हाँ, तो अब आपको क्या करना है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कितने यूनिट से करोगे? 40,000 से करूँ क्या फिक्स कॉस्ट को? हाँ, बाई 12 × 11, 40,000 से कैसे करेंगे मैम? नॉन क्लोजर 1 महीने का नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? नॉर्मल है, तो इसका मतलब आप सिर्फ 11 महीने की कैपेसिटी से डिवाइड करोगे ना। समझे? हाँ। बड़े, और वो जो वेरिएबल ओवरहेड दिया है वो भी उतने सही होगा। चलो अगला देखो। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ फैक्ट्री रिमेन क्लोज फॉर एबनॉर्मल रीजंस? 3,20,000 को 40,000 से, और 6,90,000 को? अरे वो तो वेरिएबल कॉस्ट है, वो तो उतने पे ही हुआ होगा ना सर, प्रोडक्शन ही उतना हुआ तो कॉस्ट भी उतने पे ही लगा। ठीक है, समझा? फिर फिक्स रेट बदलता है, वेरिएबल में क्या बदलेगा? कैन इंटरेस्ट ऑन कस्टम ड्यूटी पेड बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री? नहीं। मारुति सुजुकी का क्वेश्चन काट दीजिए। 25 26 दोनों काट दीजिए। ये रिपीट है 27, हो गया अपना। उसके बाद वाला मार्क कीजिए 28, एग्जाम में तो नहीं आया आज तक, आरटीपी में काफी बार आया है। फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री। ए मटेरियल कॉस्ट, वेज कॉस्ट, ओवरहेड्स 40 30 20, यूनिट सोल्ड एट 110, सेलिंग एक्सपेंस 10%, 200 यूनिट्स आर इन स्टॉक। कॉस्ट बताइए, एनआरवी बताइए। एनआरवी 99, तो कितने पे वैल्यूएशन होगा? 90, 200 यूनिट्स। एग्जाम में मल्टीप्लाई करके आना, याद रखना। बी material cost, wage cost of each unit are 45 and 35 respectively, and normal selling rate is 150. However, due to defect in manufacturing process, 800 units of B were sold at 970 each. कॉस्ट बताइए, एनआरवी बताइए।
तो 70 पे वैल्यूएशन करेंगे, यूनिट्स कितने हैं? 800। अगला मटेरियल कॉस्ट, वेज कॉस्ट, ओवरहेड्स 50 40 30, नॉर्मल सेलिंग प्राइसेस 300% ऑफ मटेरियल कॉस्ट। वर्डिंग ध्यान से पढ़ना। ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट 1000 यूनिट्स वर सोल्ड एट 110 आफ्टर इनकरिंग 8000 टुवर्ड्स रिपेयर एक्सपेंडिचर। कॉस्ट बताइए, एनआरवी बताइए। किसमें, कॉस्ट में कि एनआरवी में? एनआरवी में माइनस करेंगे 102। कॉस्ट कितना है? 120। तो 102 पे वैल्यूएशन होगा 1000 यूनिट्स का। समझ गए? चलिए, बाय प्रोडक्ट क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो बन जाता है, हम बनाना नहीं चाहते, तो ये तो स्क्रैप ही हो गया एक तरह से, बराबर है। पर ये एक ऐसा स्क्रैप है जिसे आप प्रोसेस करके बेचते हो, इसलिए उसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट भी वही होगा जो स्क्रैप का होता है। क्या करना चाहिए बोलो? कॉस्ट में से माइनस कर देना चाहिए। पर अब इसमें एनआरवी निकालते हैं उसकी। एनआरवी मतलब कितने में बिकेगा माइनस उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट वगैरह सब। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एग्जाम में आज तक नहीं आया है पर ये आपके आरटीपी में आता रहता है। इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ विजॉय लिमिटेड वन बाय प्रोडक्ट बीपी एमर्जेस बिसाइड्स टू मेन प्रोडक्ट MP1 MP2। अब इसमें यह भी सीखना है कि मेन प्रोडक्ट में कॉस्ट एलोकेशन कैसे होगा। AS2 सेल वैल्यू बेसिस पे बोल देता है, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिया है रॉ मटेरियल, वेजेस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और आउटपुट दिया है। 6250 MP1, 5000 MP2, बाय प्रोडक्ट 1600। मतलब कुछ ना कुछ स्क्रैप भी निकल रहा है क्योंकि इनपुट तो 15000 है। दो हजार एक सौ पचास। एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ MP1 MP2 80 50, बाय प्रोडक्ट सोल्ड एट 25। देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग separate processing charge 4000, packing charge 6000, 4000 realized from sale of scrap। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले तो बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट देखते हैं। वहां पे उसने प्रॉफिट निकाला है 5000, हम फिर भी एक बार वैल्यूएशन कर लेते हैं। आपके पास कितने यूनिट है बाय प्रोडक्ट के? एक यूनिट कितने में बेच सकते हो? 25। कितना हो गया? 40000। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना लगा? 4000 6000, कुछ पैकिंग चार्ज भी लगा है 6000, टोटल 10000 हटा दिया, कितना हुआ? 30000। फिर भी वो वहाँ प्रॉफिट दिखा रहा है 5000। मतलब शायद उसने कुछ कॉस्ट एलोकेट किया होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। कॉस्ट जो लगनी थी वो तो दे दिया, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। इसका मतलब वो जो डिफरेंस है, आप जो 30000 बोल रहे हो और वहाँ प्रॉफिट 5000 दिख रहा है, मतलब 25000 का कॉस्ट एलोकेट किया होगा। हम कॉस्ट एलोकेट नहीं करते हैं, बाय प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट नहीं होता है। हाँ, ये 15000 में से तीनों माइनस कर दिया। अरे तो वो तो ये 6250 में होगा ना सर। ऐसा थोड़ी बोला कि इतना बेच दिया, आउटपुट लिखा है ना वहाँ, सेल थोड़ी लिखा है। 6250 में से 800 बचे, प्रॉफिट 30000 ही लेंगे। तो आपको जो भी कॉस्ट दिया है ना, ये पूरे के पूरे कॉस्ट में से एक 30000 माइनस करेंगे। दूसरा स्क्रैप, स्क्रैप का कितना पैसा मिला? 6000, वो भी माइनस करेंगे, 36000 माइनस होगा टोटल में से। तो पहले तो बताओ कॉस्ट जो एलोकेट करना हो कितनी है, बोलिए सर। बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट, हाँ।
बताइए कितना है बाइफरकेशन, बाइफरकेटेबल कॉस्ट। हाँ, मुझे 294 आया। वेरिएबल ओवरहेड क्या? नहीं, 15,000 से नहीं करेंगे डिवाइड, बाद में बताता हूँ, पहले ये तो बताओ कि हुआ कितना ओवरऑल कॉस्ट आपका। पर यूनिट कॉस्ट नहीं पूछा मैंने आपको, टोटल कॉस्ट। हाँ, हाँ, 160 प्लस 82 प्लस 58 प्लस 40 माइनस 36। हाँ, 3,04,000 है। करेक्ट, करेक्ट। चलिए, अब इसको एलोकेट करना है, ठीक है, MP1 MP2 को, बोलो ना क्या हुआ। 6,000 दिया ना। ठीक है। हाँ, हाँ, 30,000 बाई प्रोडक्ट के, 6,000 स्क्रैप के। चलिए, अब आपको ये कॉस्ट एलोकेट करना है, तो MP1 MP2 का सेलिंग प्राइस और यूनिट्स पता है, तो उनकी सेल वैल्यू डिटरमाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टोटल जो बिक गया वो नहीं, टोटल प्रोडक्शन बेसिस पे। 6,250 और 5,000, 80 और 50 पे। बोलिए। ठीक है, बताओ कितना कितना कॉस्ट एलोकेट हुआ। हम्म। हाँ, सब नॉर्मल है ना। आपको MP1 का और MP2 का कॉस्ट भी तो बताना है, तो बताओ कैसे बताओगे, कैसे डिवाइड करूं। इसके लिए कर रहे हैं, बाय प्रोडक्ट भी बना। बोलो कितना कितना है। ठीक है, बताइए पर यूनिट कॉस्ट कितना है। क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना है। तो बाइफरकेट किया ना सर ये रेशियो में, सेल वैल्यू के रेशियो में बांटना है ना, सेल रेशियो में। एबनॉर्मल तो कुछ है ही नहीं ना, बोला ही नहीं कुछ एबनॉर्मल। तो फिर अपन वो यूनिट्स का फिर एक रेशियो निकालते हैं, MP1 MP2 का। वो तो बहुत ट्रिकी हो गया, मेरे को लगता नहीं 5 मार्क के लिए क्या पूछेगा वो। ठीक है, कॉस्टिंग में था ना ये आप लोगों को, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, तब आते थे ये सब चीज़ें, नॉर्मल एब नॉर्मल। तो बस ये आपकी वैल्यू हो गई स्टॉक की। ठीक है, बड़े, ये वहाँ नीचे में दिया हुआ है आंसर में आपको, लिख रहे हो। ठीक है, बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकाल के माइनस कर दिया स्क्रैप। हम्म। हम्म।
हाँ वही प्रॉफिट बोल रहे हो। NRV, हाँ। बड़े, चलो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो टेक्निक्स, फीफो और वेटेड एवरेज, और इसके अलावा वैल्यूएशन टेक्निक्स और दो दिए हुए हैं। एक तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप जानते हैं, उसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और रिटेल मेथड। रिटेल मेथड इज स्पेसिफिकली फॉर रिटेलर्स। अब यहाँ पे रिटेलर से हमारा मतलब होता है ऐसे लोग जो सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स है और मल्टीपल है, बहुत वैरायटी में गुड्स है। ठीक है, जैसे कि आप बिग बाजार वगैरह की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोगों का वैल्यूएशन का टेक्निक थोड़ा अलग दिया है। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो आप लोगों को पता है, प्री डिटरमाइंड प्राइजेस के बेसिस पे एलोकेट कर दीजिए। यानी जहाँ पे आप कॉस्ट टेक्निक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं लगा पा रहे हैं फॉर सम रीजन, तो फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़े आगे, चलो। तो रिटेल मेथड समझने की कोशिश करते हैं। फिर नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 31। गणेश operates a retail business. For a financial year, the following data is given. आपको रिटेल प्राइस दिया और वो जो दूसरा वाला प्राइस दिया वो कॉस्ट है। ठीक है, अलाइनमेंट इशू है। ओपनिंग स्टॉक 80,000 का पड़ा है, उसका कॉस्ट था 60,000। परचेसेस का वैल्यू 1,40,000 है, जिसका कॉस्ट है 1,20,000। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इफ द सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड इज 2 लाख। अब हुआ क्या, एमआरपी आपको पता है आपके गुड्स का 80,000 और 1,40,000, यानी कितना टोटल एमआरपी वर्थ ऑफ गुड्स पड़ा था? 2,20,000। इसमें से कितने एमआरपी के गुड्स बेच दिए? 2 लाख। यानी क्लोजिंग स्टॉक कितने एमआरपी का हो गया? 20,000। आपको इसका कॉस्ट नहीं पता, तो ये कॉस्ट कैसे निकाले? वो बोलता है वेटेड एवरेज लगा लो। यानी 1,80,000 कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। 1,80,000 कॉस्ट है 2,20,000 के गुड्स का, बराबर। 1,80,000 कॉस्ट है 2,20,000 के गुड्स का, तो 20,000 के गुड्स का कॉस्ट कितना हुआ? ठीक है, अब वहाँ पे सॉल्व करते समय उन्होंने वो प्रॉपर जो आप टेबल बनाते हो, जीपी निकालते हो, फिर बैलेंसिंग फिगर निकालते हो, उस हिसाब से लिखा हुआ है। मैं आपको डायरेक्ट वैल्यूएशन बता रहा हूँ। बड़े, अगला देखो। अंबिका स्टोर्स इज अ डिपार्टमेंटल स्टोर विच सेल्स गुड्स ऑन रिटेल बेसिस। इट मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। फॉलोइंग फिगर्स आर गिवन। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, फ्रेट इनवर्ड, ग्रॉस सेल, सेल रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड। क्या कैरेज आउटवर्ड भी आता है क्या ट्रेडिंग अकाउंट में? ये ध्यान रखना। कंप्यूट द एस्टिमेटेड कॉस्ट। अब यहाँ तो आपको प्रॉपर वो टी टेबल बनाना ही पड़ेगा वैल्यूएशन के लिए। बनाइए, 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 बताइए। क्लोजिंग स्टॉक, $59 आया है इसमें तो। आपने जो बताया वो प्रॉफिट है क्या? ठीक है, बड़े, चलिए। अब यही इन्वेंट्री का, सपोज आपको कॉस्ट पता है, रिटेल मेथड वालों की बात कर रहा हूँ, जिनके पास जो गुड्स होते हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ होते हैं। ठीक है,
यानी अपन बोलेंगे सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल टाइप ऑफ गुड्स, ठीक है। इनका कॉस्ट पता है सपोज, अब इनका एनआरवी भी पता है। अब कॉस्ट और एनआरवी इंडिविजुअली नहीं लगाते चलते, हर एक के ऊपर इंडिविजुअली कॉस्ट एनआरवी विच लोअर नहीं लगाते चलते, ठीक है। इनमें वैल्यूएशन फिर किस तरीके से होता है, इनमें वैल्यूएशन में कभी भी ग्रॉस बेसिस पे देखो, पूरी इन्वेंट्री का कॉस्ट कितना कंपेयर टू पूरी इन्वेंट्री का एनआरवी कितना, ठीक है। प्रोवाइडेड दे आर सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल, ये ध्यान में रखिए। इफ दे आर नॉट सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर इंडिविजुअली ही लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 मार्क करके रखिए। Company deals in three products A, B and C which are neither similar nor interchangeable. At the time of valuing the inventory in 2002-2003, the historical cost and NRV of the items are determined as under. तो बताइए वैल्यूएशन कैसे होगा? अलग अलग, ए का, बी का, सी का। चलिए अगर ये सिमिलर एंड इंटरचेंजेबल होते तो बताइए। ठीक है, समझ गए। चलिए 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए आपके बुक में, मार्क करके रखिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। अब एक रॉ मटेरियल के वैल्यूएशन के बारे में देखिए। सपोज कीजिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा 2 लाख का, मार्केट में उसकी वैल्यू 1.5 लाख हो गई। आज अगर आप खरीदने गए तो 1.5 लाख में मिलेगा, तो क्या मैंने उसका वैल्यूएशन 1.5 लाख पे कर देना चाहिए, प्रोवाइडेड क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट ही होने वाला है, फिनिश गुड्स में, सॉरी फिनिश गुड्स में प्रॉफिट ही होने वाला है। रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, आपने 2 लाख में खरीदा, आज रॉ मटेरियल 1.5 लाख में मार्केट में अवेलेबल है, क्या मैंने उसका वैल्यूएशन 1.5 लाख पे कर देना चाहिए, प्रोवाइडेड फिनिश गुड्स पे प्रॉफिट होने वाला है। सोच के देखो, लॉजिकली नहीं। अब भले ही 1.5 लाख रुपए गिर गया, आप बोल रहे हो आपको 50,000 का नुकसान हुआ, वो नोशनल है। अरे आप जब फिनिश गुड्स बेचोगे तो मुनाफा ही होगा ना, तो इलॉजिकल है, ऐसा नहीं करना। पर अगर फिनिश गुड्स पे भी लॉस एक्सपेक्टेड है तो अब एनआरवी कैसे निकालेंगे इन रॉ मटेरियल का, तो वो बोलता है कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट को एनआरवी अज्यूम कर लो, ठीक है। यानी अब अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिर गया है तो वैल्यूएशन रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे होगा, समझ गए। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में आता है। क्लोजिंग बैलेंस है 500 यूनिट्स, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी कर दो उसे 200, उसके नीचे जीएसटी क्रेडिट एडमिसिबल, तो क्या करेंगे, हटा देंगे। फ्रेट इनवर्ड ऐड करना है, अनलोडिंग चार्ज कितना हुआ यहां तक, 220। रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 150 और नीचे फिनिश गुड्स का डेटा दिया है 150 पे, वैल्यू कर दो क्या, अगर फिनिश गुड्स में लॉस होगा तो। चलो पहले फिनिश गुड चेक करते हैं फिर। मटेरियल कंज्यूम 220, ये ऊपर वाला मटेरियल है कि उसके अलावा एडिशनल मटेरियल है, वही है। लेबर 60, ओवरहेड 40, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख, नॉर्मल कैपेसिटी 20,000, क्या करना है, 10 रुपीज और ऐड करेंगे, तो बताइए टोटल फिनिश गुड्स का वैल्यू कितना हुआ, 330। ठीक है ना, बढ़ू आगे। केस 1, एनआरवी ऑफ फिनिश गुड्स इज 400, क्या करें, 330 पे वैल्यू करेंगे। अगर 330 पे वैल्यू करेंगे तो ऊपर रॉ मटेरियल कितने पे वैल्यू होगा, 220 पे वैल्यू होगा। चलिए एनआरवी 300, अब बोलिए फिनिश गुड्स कितने पे वैल्यू होगा, 300, और अगर 300 पे वैल्यू होगा तो ऊपर रॉ मटेरियल कितने पे वैल्यू होगा, 150। समझ गए यहाँ तक क्या, चलिए बस ये इसका आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। रॉ मटेरियल परचेज एट 100 per kg, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज एट डिक्लाइन। Finished goods in which raw material are incorporated is expected to be sold below cost. 10,000 kg of material is in stock at year end, replacement cost 80। क्या करें? 80 पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, चलिए सब वैसे ही क्वेश्चन है उसके आगे, सिमिलर रेपिटेशन है। 38 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए सीधा। Cost of WIP material estimated to remain in several pots of smelting plant is not taken into account। मतलब WIP का वैल्यूएशन नहीं किया है, both in the beginning and at the end of the year, for 3 reasons। Cost of WIP in pots immediately before commissioning the smelting plant stood capitalized। बोले WIP के अंदर जो भी मटेरियल लगा वो तो वैसे भी कैपिटलाइज्ड है। बोलने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल तो वैसे भी कैपिटलाइज ही पड़ा होता है ना। वैसा तो मैं WIP कैपिटलाइज करूँ, रॉ मटेरियल में वो कैपिटलाइज पड़ा है, फर्क क्या पड़ता है? ये स्टेटमेंट का मतलब ये है। क्वांटिटी ऑफ WIP एक्सपेक्टेड टू रिमेन सेम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमारा WIP साल भर सेम ही रहता है, यानी ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP सेम रहेगा, इम्पैक्ट इज नील। समझ गए? इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू मेजर द अमाउंट ऑफ फिल इन स्मेल्टिंग पॉट्स। मुश्किल है उसका वैल्यूएशन। तो ये रीजन से उन्होंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं किया WIP का। सही है गलत है? जो ओरिजिनल था वही रहने दिया है। नहीं, WIP वैल्यू ही नहीं किया। रॉ मटेरियल वैल्यू किया, फिनिश गुड्स वैल्यू किया, WIP वैल्यू ही नहीं किया। करना चाहिए। अब आप लोगों का भी वही दिक्कत है ना भाई, कैसे करें? तो है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड, करो स्टैंडर्ड कॉस्ट पे, पर करना कंपलसरी है। ये स्टैंडर्ड बोलता है वैल्यूएशन तो होगा ही होगा। ठीक है, अगला देखो। PT Limited, a wire netting company, valuing its finished goods at year end include interest on bank OD as an element of cost, for the reason that overdraft has been taken specifically for the purpose of financing current assets like inventory for meeting day to day working expenses। कर सकते क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, अगला। HSL Limited is manufacturing goods for local sale and export on 31st March it has following finished goods in factory। goods meant for local sale, goods meant for export। वो GST करना at the rate of 12%। company's managing director says that, ठीक है जाने तो, ये कंसेप्ट ही अलग है, छोड़ दो क्वेश्चन। चलिए